इस वक्त देश भर में एक ही नाम की चर्चा है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। और अब तो हालात ये हैं कि देश भर में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा है। मुंबई से कनाडा तक, बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर खालिस्तानी निज्जर के मर्डर तक, हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। आज पाठशाला के पहले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और कनाडा के रिश्ते भयंकर बिगड़ गए हैं और नरेंद्र मोदी कनाडा का क्या इलाज करने वाले हैं। उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का एंगल कहां से एंट्री कर चुका है भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों में। पीएम मोदी कनाडा के बॉडम पीएम जस्टिन ट्रूडो का कैसे इलाज कर रहे हैं और सलमान खान का अब क्या होने वाला है, ये सारी बातें आज पाठशाला के पहले चैप्टर में। लेकिन ये जितने भी विषय आपको बताऊंगा, जिसमें भारत भी है, कनाडा भी है, खालिस्तानी भी है, बॉलीवुड भी है, दाऊद भी है, उस सब में एक नाम कॉमन रहेगा और वो है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई आज की तारीख में इतना बड़ा नाम होता जा रहा है कि लोग दाऊद इब्राहिम से उसकी तुलना करने लगे। लेकिन लोगों को यह भी लगता है कि दोनों में एक बड़ा और बेसिक फर्क तो साफ साफ है कि दाऊद की तरह लॉरेंस बिश्नोई उगाही के लिए यह सब काम नहीं कर रहा। एक बड़े वर्ग को तो लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर खालिस्तानियों को निपटा रहा है तो देश के लिए काम कर रहा है और इसलिए भले लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर हो, लेकिन सोशल मीडिया में उससे सहानुभूति रखने वालों की बड़ी संख्या है। हालांकि आपको यह सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत और कनाडा के बीच इस वक्त जो टकराव चल रहा है उसकी एक वजह भी लॉरेंस बिश्नोई है। इसी से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चल रही कहानी में नया ट्विस्ट आ गया, क्योंकि आप यह देखिए कि जिस लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कल तक सिर्फ देश के कुछ राज्यों की पुलिस सबूत जुटा रही, अब दूसरे देश की पुलिस भी लॉरेंस के खिलाफ सबूत जुटाने का दावा कर रही है। कल तक ये आरोप लग रहे थे कि लॉरेंस जेल से बैठे बैठे देश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहा है। अब ये आरोप लग रहे हैं कि वो जेल से बैठे बैठे विदेशों में भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहा है। कल तक लोग लॉरेंस को जेल में बंद एक गैंगस्टर बता रहे थे, आज लोग उसे कनाडा में खालिस्तानियों का सफाया करने वाला डॉन बता रहे हैं। कल तक लोगों के लिए लॉरेंस देश का एक कुख्यात गैंगस्टर था, लेकिन नए खुलासे से लोग इसे इंटरनेशनल डॉन बता रहे हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई के इंटरनेशनल डॉन बनने की बात तेजी से फैल रही। लेकिन यह बात आई कहां से, उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल कल कनाडा की पुलिस ने एक चौंकाने वाला दावा किया और कनाडा में हुई कुछ हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया। कनाडा की पुलिस ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टिव है, वहां पर जो खालिस्तानियों पर अटैक हो रहे हैं उसके पीछे बिश्नोई गैंग है। और कनाडा पुलिस ने यहां तक आरोप लगा दिए कि खालिस्तानियों को मरवाने के लिए कनाडा में कुछ भारतीय एजेंट्स बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार सुनिए लॉरेंस गैंग के बारे में कनाडा पुलिस क्या कह रही है, फिर आपको बताऊंगा कि कनाडा पुलिस खुद कैसे ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। And claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. वैसे तो ये लॉरेंस बिश्नोई की इंटरनेशनल पहुंच को बताता है कि देश की पुलिस तो उसके नेटवर्क को खंगाली रही है, विदेश की पुलिस भी कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा तक में एक्टिव है। इसी से लॉरेंस बिश्नोई की धमक को समझा जा सकता है कि वो जेल में बैठे बैठे कुछ भी करवा सकता है। लेकिन जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत सरकार से जुड़े लोगों से जोड़ने की बात है, इसमें कनाडा ने अपना खेल किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से कनाडा भारत सरकार से बौखलाया हुआ। इसी में कनाडा ने हद पार कर दी जब उसने कनाडा में हुई हत्याओं में भारत के उच्चायुक्त का नाम ले लिया। इसके बाद भारत ने कनाडा को ऐसा करंट दिया है कि कनाडा सकपका गया। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत से जाने के लिए कह दिया, यह सुनो, अपना सामान समेटो और निकलो यहां से। कनाडा के उच्चायुक्त की क्लास लगा दी। इसके बाद से कनाडा भारत सरकार के बारे में बेड़ सिर पैर के, बिना सबूत के कुछ भी बोले जा रहा है। कनाडा की इस बौखलाहट के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये जस्टिन ट्रूडो, जिसको हमने कहा ये बॉडम है, दिमाग से थोड़ा खाली दिखता है, ये आदमी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर उसे और चर्चित कर दिया, क्योंकि भारत में पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई की इतनी बात हो रही है कि 31 साल का गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे अपने दुश्मनों को निपटा रहा है और उसके दुश्मन डर से कांप रहे हैं। सलमान खान अलग तनाव में है कि कब क्या हो जाए। लॉरेंस बिश्नोई ने इस तरह का अपना खौफ बना लिया है कि पिछले कुछ सालों में भारत में तो लॉरेंस बिश्नोई बड़े बड़े कांड कर रहा है। वो जेल में बैठे बैठे विदेश में भी ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि भारत से बाहर बैठे खालिस्तानी अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांप रहे हैं, क्योंकि विदेश में जो खालिस्तानी मारे जा रहे थे उनके पीछे कौन था ये अब तक पता नहीं चल रहा था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पर जो नए खुलासे हुए,
लोगों को अब लग रहा है कि दुनिया भर में एक एक करके खालिस्तानियों का जो काल बन रहा है, जो खालिस्तानियों को मार रहा है, वो कोई और नहीं, लॉरेंस गैंग है। साल 2023 में 6 महीने के अंदर जो 4 बड़े खालिस्तानी मारे गए थे, उसे भी लॉरेंस गैंग से जोड़ा जा रहा है। 6 महीने के अंदर ही कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। पाकिस्तान के लाहौर में खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार मारा गया। यूके में अमृतपाल का हैंडलर अवतार सिंह खंडा की मौत हुई, उसे जहर देकर मारने का आरोप लगा। और पाकिस्तान के लाहौर में हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या कर दी गई। हरमीत सिंह पर आरोप था कि वो पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेन करता था। इन सभी खालिस्तानियों की मौत के पीछे अज्ञात लोगों के होने का शक जताया गया, लेकिन अब लोग इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ रहे हैं। यह सारा काम लॉरेंस बिश्नोई ने किया है और इसीलिए सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई अगर खालिस्तानियों को मार रहा है तो वो तो भारत के लिए काम कर रहा है, मतलब भारत सरकार के लिए नहीं, भारत के हित के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको भी शायद नहीं पसंद कि भारत को तोड़ने वाले जो हैं वो कनाडा में किस तरह से वहां की सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। सबको यह लग रहा होगा कि कनाडा से लेकर यूके और पाकिस्तान में जो खालिस्तानी मारे गए, उसकी सुपारी लॉरेंस गैंग ने ली होगी। कनाडा में तो लॉरेंस गैंग बहुत एक्टिव भी रहा। कनाडा पुलिस का दावा है कि निज्जर हत्याकांड में उसने जिन 4 लोगों को पकड़ा था, उसमें से 3 का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। पिछले महीने कनाडा में रैपर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी और इसके पीछे का कारण एपी ढिल्लों और सलमान खान के एक गाने को माना गया। पिछले साल नवंबर में कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी हुई थी, उसमें भी बिश्नोई गैंग का ही नाम आया था। बिश्नोई गैंग ने पिछले साल सितंबर में कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। बिश्नोई गैंग का सेकंड मेन लीडर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार भी कनाडा में रहता है और वहीं से ऑपरेट करता है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों के लिए काल बन गया है, उससे कुछ लोग यह मान रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खूंखार गैंगस्टर तो है, लेकिन उसका काम करने का पैटर्न दाऊद इब्राहिम से अलग है। वैसे तो दाऊद इब्राहिम से लॉरेंस बिश्नोई की तुलना हो रही है और यह कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस कर देगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई में बहुत बुनियादी अंतर है। जैसे दाऊद इब्राहिम खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकवादियों को निपटाता है। दाऊद इब्राहिम विदेश में भारत के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई विदेश में भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहा है। तो यह तो दोनों में बहुत बड़ा बेसिक फर्क दिखता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर जिस तरह से कनाडा उछल रहा है, उस तरह से कनाडा खुद को ही एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर कनाडा ने भारत को इसमें लपेटने की कोशिश की और बिना सबूत आरोप लगा दिए कि कनाडा में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का हाथ है। लेकिन कनाडा यह नहीं मान रहा कि वो खालिस्तानियों को, भारत विरोधियों को अपनी जमीन पर क्यों पाल पोस रहा है। अरे तुम ना बताओ यार कि तुम क्यों खालिस्तानियों को वहां पर जगह दिए हुए हो। निज्जर की तो फोटो सबने देखी, बंदूक ताने हुए, वो कोई महात्मा और संत तो था नहीं निज्जर। तो क्यों तुम खालिस्तानियों को वहां का सिटीजनशिप दे दोगे और उसके बाद सोचोगे कि कोई उसको छुएगा नहीं। फिर वैसे तो जितने आतंकवादी हैं वो सब पाकिस्तान के हैं, तो फिर पाकिस्तान का है कि मेरे आतंकियों को क्यों मारते हो, वो तो मेरा सिटीजन है। तो अपने सिटीजन को समझाओ क्या करना नहीं करना है। वहां बैठ के क्या खालिस्तान करते हैं। एक तरफ तो अपनी जमीन पर खालिस्तानी को पाल रहे हो और जब खालिस्तानी मारे जाते हैं तो कनाडा चीख रहा है। अरे तुमको उन पे एक्शन लेना चाहिए था पहले, तो खुद तो किए नहीं, दूसरा जो भी करे कर तो रहा है कम से कम। कनाडा किस तरह से एक्सपोज हुआ वो आप इस बात से समझिए कि कनाडा की पुलिस से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या कनाडा में सिखों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कनाडा की पुलिस खुद मान ली कि सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो प्रो खालिस्तान है, यानी खालिस्तान के समर्थक हैं। सुनिए कनाडा पुलिस ने खुद को कैसे एक्सपोज किया खुद ही। Just Sanju from Boz News. We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. जब खुद कनाडा की पुलिस मान रही है कि सिखों को नहीं सिर्फ खालिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है,
सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो फिर कनाडा भारत से लड़ क्यों रहा है भाई? कनाडा को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे देश के लिए कोई ऐसा सोचेगा और कहीं जाकर बैठ जाएगा तो तुम छोड़ दोगे? अमेरिका जैसा देश जिसके यहां एक 9/11 हुआ, वो अपने यहां आने वाले लोगों के एयरपोर्ट पे कपड़े तक खुलवा देता है शक हो जाए तो, कि जरा चेक कराना तुम क्या लेके जा रहे हो, मुझे शक है कि तुम टेररिस्ट हो सकते हो। शक पे तुम कपड़े उतार के चेक कर सकते हो। तुमको अपने देश की इतनी चिंता है, और यहां खालिस्तानी कनाडा में बैठ के भारत के टुकड़े कर देंगे और खालिस्तान बना देंगे, ये काम कर रहे हैं। और तुम सोचते हो कि भारत कहेगा वाह वाह वाह, इनकी हम आरती उतारे। इनको, ये विदेशियों का बड़ा हिसाब क्लियर रहता है, इनको अपने यहां एक मक्खी उड़ के नहीं आनी चाहिए, और दूसरे के यहां जो भी चले, इनका यही हिसाब रहता था। जब तक इनके यहां खुद 9/11 नहीं हुआ, इनको भारत में पाकिस्तान क्या करता समझ में आता था? कुछ समझ में नहीं आता था। इधर से सुनते थे, इधर से गिरा देते थे। क्या टेररिज्म क्या ही होता है? जब अपने यहां 9/11 हुआ, तब इनके हाथ पांव फूले और समझ में आया कि नहीं यार, टेररिज्म तो होता है। तो जब अपने यहां कोई कहेगा कि कनाडा तोड़ देंगे, अमेरिका तोड़ देंगे, तब इनको समझ में आएगा कि भारत को काटने की बात करने वाले खालिस्तानी क्यों टेररिस्ट हैं। और उनको तुम समर्थन कर रहे हो। जिस निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा इस हद तक ड्रामा कर रहा है, वो निज्जर खुद क्या था भाई? जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कनाडा ने 1 साल से इतनी हाय तौबा मचाई हुई है, उस निज्जर का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। 2022 में एनआईए ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। 2014 और 2016 में इंटरपोल ने निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। निज्जर खालिस्तान के लिए लोगों को भड़काता था। खालिस्तानियों की फंडिंग करना, ट्रेनिंग देना निज्जर का काम था। यह पंजाब में भी युवाओं को भड़काता था और ट्रेनिंग देता था। कनाडा में इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की प्लानिंग करता था। तो चिल्ला तो तुम ऐसे रहे हो कि पता नहीं निज्जर की हत्या नहीं हो गई, पता नहीं कितने बड़े संत की हत्या हो गई। ऐसे आतंकवादी के लिए, कनाडा के लिए ऐसा प्यार उमड़ रहा है कनाडा का कि वो भारत से लड़ बैठा। और इसमें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की अपनी राजनीति है बॉस। उसको निज्जर से भी प्यार नहीं है, उसको अपनी कुर्सी से प्यार है। मैं आपको अभी बताता हूं, वो कनाडा और भारत के रिश्ते खराब कर रहा है ट्रूडो। कनाडा का इससे नुकसान करवा रहा है ट्रूडो। ऐसा ट्रूडो तब करते हैं जब ट्रूडो को देश में, अपने देश में कुर्सी खतरे में लगने लगती है, तभी वो भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, ताकि वो कनाडा में अपने खालिस्तानी समर्थकों को खुश कर सकें। लेकिन ये सब पैतरे भी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कनाडा में अगले साल, जो आने वाला साल है, उसमें चुनाव है। वहां के चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि कनाडा की पब्लिक के बीच ट्रूडो की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि वो चुनाव से पहले अगर इस्तीफा देकर भी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करे तो नहीं बचा पाएगा ये आदमी। इतना खत्म मामला हो चुका है इसका। कनाडा के चुनावी सर्वे में 59% लोगों ने ट्रूडो के काम को नकार दिया गया है। हटाओ इसको, बेकार आदमी। एक सर्वे में तो 60% लोग महंगाई और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग से परेशान दिखे। यानी ये आदमी कुर्सी भी छोड़ दे तो भी इसकी कुर्सी नहीं बचेगी, इसकी पार्टी नहीं बचेगी। ये हालत है आज कनाडा में इसकी। तो उसको समझ में आ गया कि बॉस, महंगाई का जवाब देने से अच्छा है कि भारत के साथ नई लड़ाई छेड़ दो, जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। भाई, भारत आज की डेट में सुपर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है, बड़ी फोर्स है दुनिया में, तो उससे लड़ जाओ ताकि पब्लिक को लगे कि देखो बाप रे बाप, इंडिया से लड़ रहा है ट्रूडो, कुछ तो इसमें बात है। इस बार शायद ये पैतरा भी ट्रूडो की कुर्सी ना बचा पाए, क्योंकि उनकी हालत बहुत टाइट है। कनाडा की अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक कनाडा में हुए हालिया सर्वे में साफ दिख रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग मात्र 22.8% पे पहुंच गई। उनकी यह रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पियरे पोइलिवेरे की अप्रूवल रेटिंग उनसे कहीं ज्यादा 43% पर है। सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। इसका चांस कितना है पता है? मात्र 1%, जबकि विपक्ष के सरकार बनाने के चांसेस 97%। अब यही सब सर्वे देख के इसका दिमाग घूमा हुआ है ट्रूडो का, और इसको समझ में कुछ नहीं आया तो आए बाएं साएं करते हुए भारत के उच्चाधिकारियों को कहने लगा कि अरे यही लोग तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर उसको निज्जर को मरवा दिए। इससे कुर्सी बचती है, कुर्सी तो नहीं बचती, तुम्हारी इज्जत भी नहीं बची भाई। लोग हंस रहे हैं तुम पे कि क्या ही प्राइम मिनिस्टर है। ट्रूडो की इस राजनीति पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ठोक दिया कनाडा को, साफ साफ लिखा जवाब में कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से साफ दिखती है।
2018 में उन्होंने अपने वोट बैंक को लुभाने के मकसद से भारत की यात्रा की थी, लेकिन यह उन्हें उल्टी पड़ गई। उनकी कैबिनेट में ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट किए गए जो भारत के खिलाफ अलगाववादी एजेंडा चलाते हैं। दिसंबर 2020 में उन्होंने जिस तरह से भारत की अंदरूनी राजनीति में दखल दिया, उससे साफ है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी सरकार देश हित के आगे तो कुछ लोड लेती नहीं है। उसने ठोक दिया कनाडा को कि आदमी कैसा बेकार आदमी तुमने चुन लिया है, जो अपनी राजनीति के चक्कर में कनाडा बर्बाद कर रहा है। ट्रूडो की सरकार एक ऐसी पार्टी के भरोसे चल रही है जिस पार्टी के नेता खुलकर अलगाववादी विचारधारा को समर्थन देते हैं। कनाडा की राजनीति में विदेशी दखल पर आंखें बंद करके बैठने पर आलोचना से घिरे ट्रूडो डैमेज कंट्रोल के लिए भारत का नाम ले रहे हैं। ट्रूडो सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत विरोधी अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। ट्रूडो सरकार ने आतंकवादियों को खुली छूट दे रखी है कि वो भारत के डिप्लोमेट्स को धमकाएं। ट्रूडो सरकार अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना पॉलिटिकल एजेंडा भारत के खिलाफ चला रही है। किसी भी आरोप का कोई सबूत तक नहीं दिया, जबकि भारत बार बार सबूतों की मांग करता रहा। अरे तुम्हारे पास इतना सबूत है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रखना दो सब, ये लीजिए इंडिया के खिलाफ, लीजिए पूरी दुनिया देख ले। क्यों नहीं करते हो ऐसा? क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है। अब जिस तरह की हरकत कनाडा सरकार की तरफ से हो रही है, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है कि जांच के बहाने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत को बदनाम करने का खेल हो रहा है। कनाडा की राजनीति में घिरे ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन ऐसा करके उसने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। साल 2018 में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। कनाडा में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं, जो करीब 4 लाख हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से कनाडा की इकोनॉमी को सालाना 1,84,910 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसमें अकेले भारतीय छात्रों से 85,731 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये छात्र कनाडा के मेट्रो शहर में रहते हैं। एक बार अगर भारत अपने छात्रों को वापस बुलाने का आदेश दे दे या कहे कि अब आगे से छात्र नहीं जाएंगे, तो कनाडा के मेट्रो शहर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। साल 2015 में सऊदी अरब ने अपने पत्रकार की हत्या पर कनाडा से अपने देश के छात्रों को वापस आने का आदेश दिया था। इससे कनाडा को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था, जबकि कनाडा में सऊदी अरब के 15,000 छात्र ही पढ़ते थे। आप देखिए, कनाडा की तरह चीन भी भारत के ऐसे ही टकराता रहता है। इसी टकराव की वजह से 2023 में चीन को केवल दिवाली के प्रोडक्ट्स की बिक्री में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह मालदीव ने भारत से थोड़ा आंखें मिलाने का प्रयास किया था, जिस वजह से इसी साल जनवरी से अगस्त के बीच मालदीव को 1290 करोड़ का नुकसान हो गया और पहले 4 महीने में भारत से मालदीव जाने वाले टूरिस्ट की संख्या 42% गिर गई। तो जो मालदीव का मोइजू एकदम चीन की गोद में बैठा हुआ था, चीता बन रहा था, अभी हाल में आपने देखा ना कैसे मोदी जी से मिलके गया। तो भैया ये आज का इंडिया है, आज का नया भारत है। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, ये ध्यान रखना अगर इंडिया से भिड़ोगे। खुद कनाडा के एक्सपर्ट्स तक मान रहे हैं कि कनाडा को भारत से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे कनाडा को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं, उसमें किसी भी देश के लिए भारत से दोस्ती करना ही फायदा है। भारत से जो भी पंगा लेगा उसे आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के ज्यादातर देश भारत से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध के हालात के बीच ठीक ठाक चलती रहे। लेकिन कनाडा ने गलत समय पर गलत फैसला किया और यह सब उसके प्रधानमंत्री ट्रूडो की राजनीति की वजह से हो रहा है। कनाडा को अपना नुकसान अभी नहीं दिख रहा, इसलिए वो कुछ भी कर रहा है। कभी भारत का नाम लेता है, कभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता है। लेकिन आप देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई की गुत्थी भारत की एजेंसियां भी सुलझाने में जुटी हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर जेल में बैठे बैठे करवा दिया, ये अभी तक एक पहेली है। आज बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। सलमान खान के घर पर हमले और बाबा सिद्दीकी के मर्डर में एक कॉमन आरोपी का पता चला है। यह खुलासा हुआ कि पुणे के जिस शुभम लोनकर ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था, उस शुभम लोनकर से मुंबई क्राइम ब्रांच पहले भी पूछताछ कर चुकी है। क्राइम ब्रांच ने अप्रैल में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के केस में शुभम लोनकर से पूछताछ की थी। हालांकि तब शुभम लोनकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे जाने दिया। यानी एक ही आरोपी सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के केस से जुड़ा रहा है। शुभम लोनकर तो अभी फरार है। कल ही क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में शुभम लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रचने में
दोनों भाइयों की अहम भूमिका रही। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में पुलिस के हाथ एक वीडियो सबूत भी लगा है। यह वीडियो 12 अक्टूबर की रात को उस वक्त का है जब बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के बाद एक शूटर गुरमेल सिंह भाग रहा था। फायरिंग के बाद वो भागकर पास ही एक गार्डन में लेट कर छिप गया, लेकिन लोकल लोगों की मदद से पुलिस ने उसे दबोच लिया। यह उसी वक्त का वीडियो है। कई पुलिस वाले आरोपी शूटर गुरमेल सिंह को पकड़कर ले जा रहे हैं। तीनों शूटर्स में से गुरमेल सिंह ही वो व्यक्ति था जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। और आप इस शूटर के जूते देखिए जरा, एकदम स्टाइलिश जूते पहन रखे हैं भाई ने, रात में चमक रहे हैं ये जूते। इन आरोपियों का लाइफस्टाइल देखकर यही लग रहा है कि इन्हें सुपारी किलिंग का पैसा पहले ही शायद मिल गया था। केस की जांच में आज मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी और मिली। पुलिस ने क्राइम सीन के पास से एक ब्लैक रंग का बैग हासिल किया। ब्लैक बैग में एक पिस्टल मिली है। यह वारदात में इस्तेमाल तीसरा हथियार है। फायरिंग वाली जगह से 100 मीटर दूरी पर एक ब्लैक बैग मिला। हत्या के ठीक बाद भागते हुए आरोपियों ने यह बैग सड़क किनारे एक गाड़ी के नीचे फेंक दिया था। बैग में पिस्टल के अलावा कुछ पेपर मिले हैं। बैग में जो पिस्टल मिली है वो लोडेड थी, उसे वारदात में इस्तेमाल किया गया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस की जांच अब यूपी के बहराइच तक जा पहुंची। मुंबई पुलिस ने यूपी के बहराइच से 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें एक व्यक्ति का नाम हरीश बालकराम है। दावा है कि पुणे में हरीश की स्क्रैप की दुकान थी, जहां पर दोनों शूटर्स धर्मराज और शिव कुमार गौतम काम करते थे। आरोप है कि हरीश भी इस हत्याकांड की साजिश रचने और पैसों का इंतजाम और बाकी चीजें जुटाने में शामिल था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में शामिल आरोपी एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो तीसरा शूटर है शिव कुमार गौतम, वो अब भी फरार है। शिव कुमार गौतम की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर मिली है। हत्याकांड से 80 दिन पहले शिव कुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी यह तस्वीर पोस्ट की थी। पोस्ट में लिखा था, यार तेरा गैंगस्टर है जानी। तस्वीर में वो बाइक पर हल्के से बैठा हुआ दिख रहा है। शिव कुमार गरीब परिवार से है, काम के लिए पुणे गया था, लेकिन शायद परिवार को इस बात की भनक नहीं थी कि शिव कुमार तो अपराध की दुनिया में उतर रहा है। शिव कुमार ने इंस्टाग्राम आईडी में 302 नंबर जोड़ा हुआ था, जो आईपीसी में हत्या की धारा होती थी। परिवार के मुताबिक वो पिछली बार होली पर घर आया था। शूटर शिव कुमार की तलाश में मुंबई पुलिस अब मध्य प्रदेश की खाक छान रही है। पुलिस एमपी के उज्जैन और खंडवा में तीसरे शूटर की तलाश कर रही है। जो शूटर्स पकड़े गए हैं उन्होंने पुलिस को बताया था कि वो कई धार्मिक जगहों पर जा चुके हैं। इसलिए पुलिस को शक है कि फरार होने के दौरान शूटर शिव कुमार उज्जैन या खंडवा आ सकता है। एमपी के खंडवा का महाराष्ट्र से बॉर्डर लगता है, इसलिए पुलिस को शक है कि खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर आ सकता है शिव कुमार, या फिर उज्जैन में महाकाल मंदिर जा सकता है। दोनों ही जगह काफी भीड़ रहती है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर शूटर शिव कुमार यहां आ सकता है। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले तीनों शूटर्स के बारे में कुछ और जानकारियां सामने आई। ये शूटर्स मुंबई के कुर्ला में किराए का जो कमरा लेकर रह रहे थे, उसके आसपास के लोगों ने और जानकारी दी और बताया कि 3 लड़के सितंबर में आए थे और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। यह कमरा 10 बाय 10 का था। इसी में अटैच्ड बाथरूम भी था। आमतौर पर ऐसे कमरे का कुर्ला में स्टैंडर्ड किराया 7,000 रुपए महीने का होता है, लेकिन इन तीनों ने कमरे के लिए 2 गुना किराया यानी 14,000 रुपए दिए। पड़ोसियों ने बताया कि कमरे से बाहर ये तीनों सिर्फ स्मोकिंग करने यानी सिगरेट फूंकने के लिए आते थे। बाकी समय कमरा बंद रखते थे। रोज रात को 8 बजे के करीब ये तीनों एक साथ बाइक पर बैठकर घर से निकल जाते थे और रात को 2-3 बजे लौटते थे। पड़ोसियों के मुताबिक इन शूटर्स के कपड़े देखकर, पहनावा देखकर, व्यवहार देखकर कोई शक कर ही नहीं सकता था। पड़ोसियों को लगता था कि ये किसी अच्छे परिवार से हो। पड़ोसी सोच रहे थे कि ये लड़के पढ़ने के लिए यहां आए, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे होंगे। लेकिन पड़ोसियों ने जब बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इनकी फोटो देखी तो वो दंग रह गए कि जिन्हें वो स्टूडेंट या प्रोफेशनल समझ रहे थे, अरे भाई वो तो शूटर निकले। 1 महीने तक ये शूटर्स बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान के ऑफिस के आसपास घूम घूम कर सारी प्लानिंग करते रहे, रेकी करते रहे। पुलिस इस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करके देख रही है कि 1 महीने में इन शूटर्स में से कौन कौन मिलने के लिए आया था। मुंबई पुलिस बहुत एक्टिव होकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही है, क्योंकि उसे यह भी डर है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कोई अगला कांड ना प्लान कर रही हो या उसे अंजाम न दे दे। मुंबई पुलिस को जिशान सिद्दीकी और सलमान खान की जान की भी फिक्र हो, क्योंकि जांच में यह खुलासा हुआ था कि जिशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था और सलमान खान तो पहले ही लॉरेंस गैंग के टारगेट पर है।
लेकिन इस जांच के बीच सबसे ज्यादा टेंशन में सलमान खान होंगे, क्योंकि अगर आप सलमान खान की जान के दुश्मन बने लोगों की लिस्ट देखें तो भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग अकेला नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, अनमोल बिश्नोई अमेरिका में रहता है, गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है, रोहित गोदारा अमेरिका में रहता है, काला जठेड़ी जेल में बंद है। और ये सारे लोग सलमान खान की जान के दुश्मन हैं। सलमान खान की जान पर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए 24 घंटे उनके आसपास टाइट सिक्योरिटी रहती है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद तो ऐसी खबरें हैं कि सलमान खान की सिक्योरिटी को और फूल प्रूफ बनाया जा रहा है। सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इस सुरक्षा घेरे में सलमान के साथ 11 पुलिस के जवान हर समय रहते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। सलमान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां हमेशा रहती हैं। इसके साथ साथ सलमान की गाड़ी भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। सलमान के साथ पहले महाराष्ट्र पुलिस के जवान रहते थे, लेकिन धमकी मिलने के बाद उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। सलमान खान की सिक्योरिटी इसलिए टाइट की गई है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई, उससे सभी खौफ में आ गए कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। जब भी किसी हाई प्रोफाइल मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है तो लोग हैरान होते हैं कि एक गैंगस्टर जो जेल में बंद है वो कैसे जेल में बैठे बैठे हत्या करवा रहा है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं उन्हें नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई काम कैसे करता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि जेल कोई भी हो, लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग से कांटेक्ट करने और उन्हें टारगेट किलिंग का ऑर्डर देने का तरीका निकाल ही लेता है। जेल में वो फोन का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है। इसी वजह से लॉरेंस को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता था और उसे सेल में अकेले रखा जाता है। एक बार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई को पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ बातचीत करते दिखाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहने के दौरान अपने नेटवर्क का दायरा बहुत बड़ा कर लिया और अपने नेटवर्क को बहुत मजबूत कर लिया। बिश्नोई गैंग के काम करने का तरीका यह है कि यह गैंग सबसे पहले लोकल गैंगस्टर से कांटेक्ट करता है, फिर लोकल गैंगस्टर से दूर दराज के ऐसे लड़कों को हायर करवाता है जो हथियार चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। शूटर्स के तौर पर जो लड़के भर्ती किए जाते हैं वो अक्सर गरीब या कम उम्र के लड़के होते हैं जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। इन शूटर्स को कई बार यह भी पता नहीं होता कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ बताया जाता है कि मारना किसे। अगर दाऊद इब्राहिम D कंपनी चलाता था तो लॉरेंस बिश्नोई उसी की तर्ज पर अब B कंपनी चलाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है। बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि इसके पास 700 शूटर्स की फौज है। शूटर्स के अलावा हथियार सप्लाई करने वाले, फंडिंग करने वाले अलग अलग लोग हैं। अपने गैंग पर और अपने नेटवर्क पर पूरा कंट्रोल लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से रखता है। जबरन वसूली से लेकर हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, यह बिश्नोई गैंग का मुख्य धंधा है। जैसे कहा जाता है कि सलमान खान को जान से मारने के लिए 25 लाख की सुपारी दी गई। इसी तरह से बाबा सिद्दीकी के केस में पता चला था कि 2.5 से 3 लाख की सुपारी दी गई। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले शूटर्स 4 लोगों में हर किसी को 50-50 हजार रुपए दिए जाने थे। यानी लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त हर जगह चर्चा में बना हुआ है। कुछ लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों के लिए आतंक का नाम बन गया है लॉरेंस बिश्नोई। पाठशाला में अब अगली क्लास। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में उपचुनाव। चुनावों की डेट आ गई, लेकिन पलड़ा किसका कहां भारी दिख रहा है? महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का हरियाणा की तरह सीक्रेट प्लान तैयार है क्या? बाजी कैसे पलटेगी? यूपी में उपचुनाव में अखिलेश बनाम सीएम योगी का फाइनल चैप्टर खुला तो क्या दिखा अब इसका चैप्टर? महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो गया। इन दोनों राज्यों का चुनाव भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर इन दोनों राज्यों में हरियाणा जैसी जीत बीजेपी ने हासिल कर ली तो फिर इंडी गठबंधन के लिए इस हार से उभरने में बहुत समय लगेगा उसे, क्योंकि इंडी गठबंधन तो पहले से ही हरियाणा की हार से पस्त है। इंडी गठबंधन अब तक शौक में कि हरियाणा में बीजेपी ने बाजी पलटी तो पलटी कैसे। अब उन्हें लग रहा होगा कि कहीं महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे ही बीजेपी बाजी पलट ना दे, क्योंकि जैसे हरियाणा के लिए कहा जा रहा था वैसे ही महाराष्ट्र के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, बीजेपी के लिए तो खत्म मामला है महाराष्ट्र। अगर बीजेपी ने महाराष्ट्र भी निकाल दिया तो फिर नरेंद्र मोदी की गाड़ी 2029 से पहले कहीं रुकने वाली नहीं। इसलिए आज जिन चुनाव की डेट आई है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव आयोग ने वोटिंग की जो तारीख बताई है उसमें महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी, एक चरण में। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे जो 2 फेज में होंगे।
47 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। केदारनाथ विधानसभा सीट और नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। कुल मिलाकर देश के 15 राज्यों की 417 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी उपचुनावों में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, उसके बारे में आपको आगे बताऊं। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा खेल हुआ जिसके बाद दो पार्टियां टूट गई, एक सरकार गिर गई, उसकी जगह नई सरकार बनी। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में भयंकर तोड़फोड़ हुई है, उथल पुथल हुई है, और अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी के पास अपना अपना हिसाब पूरा करने का समय है। हालांकि इमोशन अपनी जगह है, इलेक्शन अपनी जगह है, माहौल और मैनेजमेंट में अंतर होता है, और यह अंतर हरियाणा में दिख चुका है। महाराष्ट्र में क्या पॉलिटिकल हलचल है वो भी आपको बताऊंगा। पहले चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बता देता हूं। महाराष्ट्र में 22 से 29 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर की रखी गई है। महाराष्ट्र चुनाव में किस पार्टी का क्या दांव पर लगा है वो भी आपको जानना चाहिए। लेकिन पहले 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए। तब जो हालात थे अब तो वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2019 में बीजेपी को 105 सीट मिली थी और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। शिवसेना, जो तब एक शिवसेना थी, उसने 56 सीटें जीती थी। एनसीपी, जो तब एक एनसीपी थी, टूटी नहीं थी, उसको 54 सीटें मिली थी, और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और दोनों ही दलों ने मिलकर 161 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। लेकिन बहुमत मिलने के बाद सरकार नहीं बन पाई और 2019 के बाद 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे और बीजेपी में ठन गई। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि 2.5 साल दोनों पार्टियों का सीएम हो, जबकि बीजेपी का कहना था कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। इसी बात पर गठबंधन टूट गया। सरकार बनती न देख तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन इसके बाद एक नया ड्रामा देखने को मिला। 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के समर्थन से सीएम पद की शपथ ले ली। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाई और 3 दिन के अंदर देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। इधर उद्धव ठाकरे अलग ही रणनीति बना रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली और 28 नवंबर 2019 को उद्धव ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो 18 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत कर दी और 40 विधायकों के साथ मिलकर शिवसेना ही तोड़ दी। एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायकों के साथ गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक घूमते रहे। इधर बहुमत खोने के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ बीजेपी से गठबंधन किया और 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री बने। 1 साल बाद महाराष्ट्र में फिर से घमासान हुआ। अजीत पवार ने एनसीपी के 35 से ज्यादा विधायकों के साथ बगावत की। अजीत पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन से हाथ मिला लिया। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यानी शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियां टूटी। पार्टी के नाम और चुनाव निशान को लेकर भी कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक लंबी लड़ाई चली। अंत में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और सिंबल मिल गया। उद्धव गुट की शिवसेना का नाम शिवसेना यूबीटी रखा गया। इसी तरह से एनसीपी का नाम और सिंबल अजीत पवार को मिला, जबकि शरद पवार गुट की पार्टी को एनसीपी शरद पवार का नाम मिला। जिस राज्य की राजनीति में आप सोचिए इतना ड्रामा हो चुका है पिछले 4-5 साल में, वहां चुनाव कितना दिलचस्प होगा। इतने राजनीतिक ड्रामे के बाद आज की तारीख में महाराष्ट्र में किसके पास कितनी सीट है वो भी आपको बताता हूं। एनडीए में बीजेपी के पास आज की डेट में 103 विधायक, शिवसेना शिंदे गुट के पास 37 एमएलए हैं, एनसीपी शरद पवार के पास 39 विधायक हैं और अन्य दलों के 22 विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर एनडीए के पास आज की डेट में 201 विधायकों का नंबर है। जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के पास 37 विधायक, शिवसेना यूबीटी के पास 15, एनसीपी शरद पवार के पास 13 विधायक और अन्य दलों के 2 विधायक। महाविकास अघाड़ी के पास कुल 67 विधायक। चुनौतियां सभी दलों के सामने। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मतदाताओं ने गजब फैसला सुनाया, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 900 सीट मिली, उसे 14 सीट का नुकसान। आपको यह हिसाब समझाता हूं कि लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा के सीटों में कन्वर्ट करें तो आज की डेट में किसका पलड़ा भारी दिखता है।
तो 2024 में अगर आप देखिएगा, ये लोकसभा का आपको बता रहा हूं, लोकसभा में बीजेपी को कितनी सीट आई थी? बीजेपी को आई थी 9 सीट माइनस 14 सीट का उसको नुकसान हुआ था। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला, उसको आई थी 7 सीट, और एनसीपी जो अजीत पवार वाली है उसको आई थी 1 सीट। कांग्रेस को आई थी 13 सीट, कांग्रेस को 13, और उसको 12 सीट का फायदा हुआ था, +12। शिवसेना यूबीटी इसको आई थी 9 सीट, और उसे 9 सीट का नुकसान हुआ था, -9। और एनसीपी शरद पवार को आई थी 8 सीट, और उसके लिए +4 था, 4 सीट का फायदा हुआ था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब आप इन लोकसभा सीटों को अगर हूबहू विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करें, मतलब अगर यही रिजल्ट रिपीट हो गया विधानसभा में, तब किसको कितनी सीटें आएंगी? अगर आप उसको ऐसे देखें कि इसको अगर आप कन्वर्ट करें विधानसभा सीट में, तो किसकी क्या स्थिति बैठती है जरा देखिए। इन सीटों के हिसाब से बीजेपी को बढ़ा था कितनी सीटों पर? 79 सीट पर बढ़ा था बीजेपी को। शिवसेना शिंदे गुट को इसको है 40 सीट पर बढ़ा था, और एनसीपी अजीत पवार एपी इसको कितनी सीट पे बढ़ा था? मात्र 6, और अन्य 1 सीट पर, अदर्स 1 सीट। तो अगर आप इसको मिला दीजिए तो एनडीए के लिए आंकड़ा बैठता है 126 सीट पर एनडीए आज की डेट में है, अगर लोकसभा वाला रिजल्ट रिपीट हो गया विधानसभा में। अब इंडी गठबंधन की अगर बात करें, इंडी गठबंधन कहां बैठता है? कांग्रेस को इस हिसाब से अगर देखिएगा तो उसको 63 सीट पर बढ़त है। आप देखिए शिवसेना यूबीटी को, उसको है 67 सीट पे बढ़त, और एनसीपी जो शरद पवार वाली है उसको बढ़त है 33 सीट पर, 33। यानी अगर इन तीनों को मिला दीजिए तो इसकी सीटें बैठती हैं 153। यानी अगर लोकसभा वाला रिजल्ट रिपीट हो गया तो सरकार बन जाएगी इंडी अलायंस की, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए, जो कि अभी 153 वाली सीट में कन्वर्ट होता दिख रहा है इंडी का मामला, और एनडीए 126 पे अटक जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब लोकसभा वाला चुनाव रिपीट होगा। अभी तो हरियाणा में दिख गया कि वहीं लोकसभा वाला रिजल्ट रिपीट नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र में कैसे होगा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी दूसरी चुनौती सीट शेयरिंग की है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सीटों पर सहमति होनी भी जरूरी है, और सीट शेयरिंग के मामले में एनडीए इंडी गठबंधन से आगे निकलता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीटों का बंटवारा एनडीए के अंदर आखिरी दौर में 90% सीटों पर समझौता हो चुका है। बीजेपी 158 सीटों पर चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में, शिवसेना शिंदे गुट 70 सीटों पर, और एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 सीटें दी जा सकती हैं। हरियाणा में मिली जीत के बाद बीजेपी जोश में है और महाराष्ट्र के लिए माइक्रो लेवल पर रणनीति बना रही। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का कॉन्फिडेंस हिला हुआ लग रहा है। वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहा है। संजय राउत को सुनिए, जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से अपील है कि महाराष्ट्र के चुनाव को हरियाणा का चुनाव ना बना दे। चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें। महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। ये वही संजय राउत हैं, जब हरियाणा का रिजल्ट आया था तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गई, अपने साथियों को सीटें नहीं दी और बीजेपी ने गजब का वहां काम। अब महाराष्ट्र में अभी अनाउंस ही हुआ है डेट और इन्होंने दिमाग में भरना शुरू कर दिया कि भैया देखो यहां तो इलेक्शन कमीशन हरियाणा जैसा हाल करेगा तो गड़बड़ हो। यही इन लोगों की दिक्कत। खैर, इन चुनावों से जुड़े हुए चैप्टर्स लेकर आता रहूंगा। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास
बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार से सीएम योगी मिले तो फिर जो हुआ वो आपको देखना चाहिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा करने वालों के घर की छत पर नवभारत को क्या क्या मिला, देखेंगे तो हैरान रह जाए। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी बहुत सख्त तेवर में। पहले उन्होंने अपने बड़े बड़े अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारा। अब सीएम योगी उस पीड़ित परिवार से भी मिले जिस पीड़ित परिवार ने बहराइच हिंसा में अपना बेटा खोया। यह परिवार उस राम गोपाल मिश्रा का परिवार है जिस राम गोपाल मिश्रा की बहराइच में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सिर्फ हत्या नहीं, बेरहमी से हत्या। आज राम गोपाल मिश्रा का परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए बहराइच से लखनऊ आया था। राम गोपाल मिश्रा का परिवार जब सीएम योगी से मिला, उनके पिता और मां अपने आंसू रोक नहीं पाए। मां ने बिलखते हुए कहा कि बेरहमी से उनके बेटे की हत्या कर दी, उनका सब कुछ छिन गया। पिता भी अपने 22 साल के जवान बेटे की हत्या की बात करते करते सीएम योगी के सामने रो पड़े। राम गोपाल मिश्रा की पत्नी भी घूंघट डाले सीएम के सामने बैठी रही। पूरा परिवार मुलाकात के दौरान सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाता रहा। पीड़ित परिवार का दुख देखकर कुछ देर के लिए तो सीएम ऑफिस में सन्नाटा छा गया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार का हौसला बढ़ाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने भी इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के भाई ने क्या कहा। मुख्यमंत्री से जो हमें कहना था, जिसके लिए हम चल के आए थे वहाँ से, वो हमने कहा, उन्होंने सुना, हमें आश्वासन दिया, उससे हम संतुष्ट हैं। और कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो कार्रवाई भी होगी, कहा ऐसा कहा सीएम साहब ने। बस क्या आप लोगों ने मांग रखी थी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर या बुलडोजर एक्शन की कुछ आप लोगों ने बात करी? वो बाबा हैं, वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। हमें जो कहना था हमने कहा, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे। एनकाउंटर की आप लोगों ने बात करी कि एनकाउंटर होना चाहिए, जो आरोपी है उसमें जो है उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसकी तो सजा मिलनी ही चाहिए। जो दोषी है उससे तो सजा मिलेगी ही। बुलडोजर की भी बात करी? बिल्कुल बात करी। क्या बोला आप लोगों ने? बुलडोजर एक्शन चाहते हैं परिवार, जो उनके घर है उन पे बुलडोजर चले? सीएम साहब ने कहा है कि जितना हो सकेगा हमसे उतना हम करेंगे। अब हम इससे ज्यादा क्या कहें। पीड़ित परिवार भी जानता है कि सीएम योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए उन्हें अब जल्द से जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि बहराइच की घटना के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। 10 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री आवास देने को कहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड देने को कहा है। और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं जो गरीबों को मिल सकती हैं, उन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। और उनकी पत्नी हाई स्कूल पास हैं, अगर उनके लायक कोई संविदा पे या ऐसी कोई नौकरी है तो उस पर भी विचार करने के लिए महाराज जी ने उस परिवार से कहा है। एक तरफ सीएम योगी ने लखनऊ में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर एक्शन का भरोसा दिया, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर बहराइच पर भी योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए। योगी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी बहराइच में कैंप कर रहे हैं, जिनसे सीएम योगी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। सीएम योगी खुद बहराइच के हालात की निगरानी कर रहे हैं। सीएम के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राज्य के गृह सचिव भी बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। हालात काबू में करने के लिए बहराइच में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उपद्रवियों की तलाश में बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 30 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। बहराइच हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन के दौरान सोची समझी साजिश के तहत हिंसा पर। आरोप यह भी है कि साजिश के तहत दुर्गा माता की मूर्ति लेकर जा रहे विसर्जन के जुलूस पर कुछ घरों की छतों से पथराव हुआ और भीड़ को उकसाया गया।
ये 13 अक्टूबर की वो तस्वीर है जिसमें राम गोपाल मिश्रा को आखिरी बार देखने का दावा किया गया। इस तस्वीर में दिख रहा मकान अब्दुल हमीद का है, जिसके परिवार पर राम गोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या का आरोप है और वारदात के बाद से पूरा परिवार फरार है। आज टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस मकान की छत पर पहुंची जहां पर राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का दावा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी को छत पर जो दिखा उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब्दुल हमीद की मकान की छत पर लाठी डंडों के साथ लोहे का रॉड भी पड़ा मिला। साथ ही छत पर ईंट, पत्थर और कांच की टूटी हुई बोतलें नजर आई। क्राइम स्पॉट पर साजिश को कौन कौन से सबूत मिले साजिश के, हमारे सहयोगी की जरा रिपोर्ट देखिए। राम गोपाल मिश्रा को इसी जगह पर जहां मौजूद है, ठीक बगल में हमारे आप देखें ये घर है जहां पे उसे मौत के घाट उतारा गया और परिवार का कहना है कि बहुत बेदर्दी के साथ उसे मारा गया था। सिर्फ गोली नहीं मारी गई थी, उससे पहले भी उसके साथ बर्बरता की गई, उसके नाखून निकाले गए, उसके शरीर पे कई सारे जख्मों के निशान है, छरों के निशान है। ये वो जगह है जहां पे हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। ये देखिए ये झंडा जो है, जिस आरोप था कि यहाँ पे लगा हुआ हरा झंडा उतार कर उसने जो है भगवा झंडा लहराया था, ये वो बाउंड्री है जो टूटी थी, जिसकी वीडियो जो है वायरल हुए थे। और ठीक इसी जगह पर कहा जा रहा है कि जब राम गोपाल मिश्रा जो है ये झंडा लहरा था तब गोलियां चलाई गई। यहाँ देखिए किस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं, रॉड पड़ा है बड़ा सा, एक जो है आपको कुल्हाड़ी हथौड़े दिखाई देगा, छोटा सा हथौड़ा आपको दिखाई देगा। वहां पे कांच की ढेर सारी बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, लाठी डंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक टूटी हुई चरपाई है और बहुत सारे कांच की बोतलें हैं। आपको ब्लड स्टेन भी दिखाई देगा, खून के निशान भी यहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि ये गोपाल मिश्रा के ही खून के निशान है, राम गोपाल मिश्रा के खून के निशान है। जब वो इस छत पर मौजूद था तब आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि बगल में आप देखेंगे तो एक जीना है, एक सीढ़ी है और कहा जा रहा है कि वहीं से उसको गोली मारी गई। बहराइच में हिंसा भड़कने और उसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत होने के बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हाथ में राइफल लेकर खड़ा नजर आ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि वीडियो में हाथ में राइफल लेकर दिख रहा शख्स मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है, जो घटना के बाद से अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ फरार हो चुका है। जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारे सहयोगी की मुलाकात फायरिंग के चश्मदीद से। इस लड़की का दावा है कि अब्दुल हमीद की छत पर ही राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। सुनिए चश्मदीद को। रविवार की शाम को जब ये घटना हुई थी तब थी क्या आप यहाँ पे? हाँ, छत पे थे हम सब लोग। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था, क्या देखा आपने? कैसे जो लड़का था राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है वो कैसे चढ़ा था, कहाँ चढ़ा था और क्या हुआ, कुछ बताइए। उसने यहाँ से बहुत सारे लोग गए, फिर वो झंडा बदल रहा था, मुस्लिम का झंडा लगा था, वो भगवा कलर का झंडा लगा रहा था। फिर अचानक वो लेटरिन के पीछे छुप के उसको गोली मार दिया। फिर सब लोग मिलकर घसीट ले गए घर में अंदर। फिर मतलब उसकी प्लास से नाखून जा रहा, फिर और सारी गोली मारी गई। फिर उसकी बेरहमी से मौत किया गया, उसको मार दिया गया। ये सब देखा आप लोगों ने? हाँ, हम सब लोग। आवाज सुनी थी गोली की आपने? हाँ। कितने गोलियां चली थी? 1, 2, 3, 4 गोली मैंने सुनी थी। 3-4 आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? और फिर खींच के उसको इसी छत से उतारा गया? आई छत से नहीं, अपने छत से, वो अपने छत से ले गए। और जो उसके घर वाले जब आए भाई वही, तब किधर से ले गए उसको? उधर से खींच के ले गए। हाँ, खींच के ले गए, बाहर से ले गए उसको। तो उस वक्त घर में कौन कौन था इनके घर में? इनके घर में 4 लड़के थे, इनके बाप थे और इनकी माँ थी। कौन है? तो अब ये लोग सब भाग गए, फरार हैं। जिस तरह सीएम योगी बहराइच हिंसा पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, उसका खौफ बहराइच के उन इलाकों में भी नजर आ रहा है जहां मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकलने के दौरान हिंसा बढ़ गई। इसलिए अब ऐसे इलाकों के घरों में ताले लटके नजर आ रहे हैं। जरा इस पर भी रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं दरअसल इनको इस बात का डर है। तो कई लोग अब घर छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन जो छोड़ना था वो गुस्सा।
जिसमें आपको इतना बर्दाश्त ना हो कि किसी ने झंडा कैसे उतार दिया उसको गोली मार दे। और मुझे आश्चर्य होता है, कई लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि झंडा उतारा इसलिए तो उसकी हत्या हो गई। तो झंडा उतारेंगे तो गोली मार देंगे। और इतना प्री प्लान नहीं था तो वहां पत्थर वगैरह कैसे आ गए? हर बार छत पे पत्थर मिलते।